प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार दिवाकर। आप सभी को सादर अभिनंदन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री क्लास में। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 नहीं होता तो क्या होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता, ये अपवाद है। तो फिर इसका सही विन्यास क्या है और क्यों है, उसको हम आज अपने वीडियो में आपको बताएंगे। इसी तरह से कॉपर के बारे में भी हम बताएंगे। ये कंपटीशन की दृष्टि से, नीट के एग्जाम की दृष्टि से, सीबीएसई एनसीईआरटी की दृष्टि से, जेईई एग्जाम की दृष्टि से और आपका एग्रीकल्चर वगैरह जितने भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कक्षा 12वीं 11वीं में भी पूछा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं बिल्कुल डीपली नॉलेज आप लोग को केमिस्ट्री की बताने जा रहा हूँ कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 ऐसा नहीं होता तो क्या होता है फिर। तो अब आप इसके बारे में देखिए। 4s2 का मतलब है हमने 4s का एक बॉक्स बनाया। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने एक बॉक्स बना दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। देखो, एक क्लॉकवाइज, एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक का ऊपर एरो, एक का नीचे एरो। ठीक, इसके बारे में मैंने बता दिया। ऊपर एरो नीचे एरो क्या चीज़ है, पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से समझा दिया था कि ये रोटेशन की दिशा को बताता है, घूर्णन का। पिछले वीडियो आप मेरा देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। यहाँ पर ये जो 4 एरो मैंने लगाया, क्योंकि डी जो है 5 प्रकार के होते हैं। डी उपकोष 5 प्रकार के हैं, 3dxy, dyz, dzx, dx² और dz², 5 प्रकार हैं। उस 5 प्रकार में से जो 4 सेक्शन है शुरू का, उसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऊपर का तीर बनाते हुए मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बॉक्स खाली रह गया। अगर ये बॉक्स में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता तो क्या होता, सोचो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसके सभी डी कक्षक जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाता, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाता तो हम कहते हैं सभी जो है आधे भर गए, आधा भर गया, हाफ फिल हो गया। क्योंकि इसमें 10 चाहिए, ये 5 हो गया, मतलब सब एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गया, माने आधा भर गया। और जब सभी ऑर्बिटल जब आधे भर जाते हैं, सभी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, सभी ऑर्बिटल जब आधे भर जाते हैं तो ये पहले की तुलना में ज़्यादा स्थायी हो जाता है। यहाँ पर अभी ये अस्थायी है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल करके ये 3d में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये है 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx²y² और 3dz का स्क्वायर। अभी इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यहाँ 0 है। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर अगर इसमें आ जाए, अगर ये ऊर्जा स्तर की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँच जाती है अट्रैक्शन हो करके, तो हम कहेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये 4s1 हो गया। ये तो लास्ट ऑर्बिट है, लेकिन इसके अंदर की जो ऑर्बिट है 3 3 3 3 3, थर्ड ऑर्बिट के जो उपकोष है पांचों, उसमें सब में देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, और ये निकल करके यहाँ आएगा तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें फिर से भर जाएगा। अब देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, अर्थात ये अर्धपूरित हो गया। ये अर्धपूरित, पहले की तुलना में आधा भर गया, अर्धपूरित कहेंगे। और जब अर्धपूरित हो जाता है कोई ऑर्बिटल तो स्थायित्व हो जाता है वो पहले से ज़्यादा। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है अब क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो 4s1 होनी चाहिए, और 3d में 5 आ गया इसलिए 3d 5 होनी चाहिए। ये इसका सही विन्यास है, ये इसका एग्जैक्ट विन्यास है, याद रखेंगे। और ये इसका अपवाद है 4s2 3d4, 4 नहीं होकर के 5 होगा, s2 ना होकर के 1 हो जाएगा, बस इतना ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा होने से अर्धपूरित हो जाती है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और पहले की तुलना में ज़्यादा स्थायी हो जाता है। इसलिए क्रोमियम का वास्तविक विन्यास ऐसा होता है 4s1 3d 5 होता है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह से हम कॉपर के बारे में आपको बताएंगे, कहीं जाइएगा मत, हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारे चैनल से लाभ मिल रही, कुछ सीखने को मिल रही है,
तो अगर आप हमको गुरु मानते हैं, कुछ समय के लिए आपको हमारे पर विश्वास है, एक गुरु की दृष्टि से अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि इस हमारे चैनल को अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एमपी सवाल, अगर आपको इसी तरह के एमपी सवाल और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम आपको मोस्ट एमपी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में आने लायक सवालों के वीडियो आपके मोबाइल में पहले भेज सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। चलिए हम कॉपर की बात करते हैं अब। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो इसका अंतिम विन्यास जो है, लास्ट विन्यास 4:2 3D9 ना हो करके, ये अपवाद है यहाँ पर, इसका विन्यास ऐसा ना हो करके फिर कैसा होता है, कौन सा सही है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर 4:2 है यहाँ पर, तो 4:2 का मतलब है ये बॉक्स आ गया आपका। यहाँ पर 4:2 है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन सेट कर दिए। यहाँ पर 4s के एक ही ऑर्बिटल होती है। अगर हम डी की बात करें तो डी 5 प्रकार के होती है, 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2, डैश वाई स्क्वायर, 3DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 आएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता तो क्या होता। अभी फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से ये पूरा भरा नहीं है, इसलिए ये अस्थायी है। अब ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने 3DZ स्क्वायर ऑर्बिटल में। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अब निकल जाएगा, तो ये 4s1 हो जाएगा और इसमें 1 भरेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएगा, तो देखिए क्या होती है। इसके इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से यहाँ पर हमने डी का 5 सेक्शन बना दिया। यहाँ पर 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, 3DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले से भरा है, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आते ही क्या होगा, यह पूर्णतः भर जाएगा, पूर्णतः पूरित हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा। ये पूरी तरह से भर गया। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन फुल भर गया, अर्थात इसका जो डी ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिट है, लास्ट जो ऑर्बिट है इसका डी उपकोष का, ये पूर्णतः भर गया। पहले की तुलना में ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, स्थायी हो जाती है। इसलिए इसका विन्यास जो है ऐसा ना हो करके इसका विन्यास जो है अब कहलाएगा 4s1 और 3D10 कहलाएगा। ये इसका स्थायी विन्यास है, यही इसका सही विन्यास है। प्यारे बच्चों, कितनी मज़े की बात है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। तो क्रोमियम और कॉपर में जो अपवाद है मैंने बिल्कुल विस्तार से बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा ही आप लोग के एग्जाम में भी लिखनी है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे 100% नंबर मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो वीडियो है बहुत IMP है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको एक से बढ़ करके एक IMP सवालों का वीडियो हम आपको बना करके भेजेंगे। बस हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोबाइल पर सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ये जो हुंड का रूल्स है, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, ध्यान दीजिए। समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। परिभाषा से आपको समझ नहीं आने वाला, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर आप परिभाषा को पढ़ना, नियम को फिर पढ़ना आप। तो पहले एग्जाम्पल बात करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ 1s2, 2s2 और 2p3। अब इसको हुंड के नियमानुसार हमको एस के एक बॉक्स लेना है, फिर एस का एक बॉक्स लेना है, और पी कोष के हमको 3 बॉक्स लेना है। आपको पता होगा ये px है, ये py है और ये pz है। तो नाइट्रोजन का विन्यास 2, 2, 4 और 3, 7 हो गया। H2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, क्योंकि ये S का और इधर 1s का नहीं है। 2s का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप। लेकिन 2p3 में आपको कैसे भरना है, अगर इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं,
चलो मैं यहाँ पर भर दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 है तो तीसरा को मैं यहाँ कर दिया, इसमें 2 भर दिया और इसमें तीसरा। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो सही तरीका क्या है? हुंड का नियम कहता है सबसे पहले आपको क्या करनी है, हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन माने जोड़ी, मैंने जोड़ी शुरू से बना दिया, ऐसा नहीं करना है। युग्मन पहले 1 भरना है। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 भराया, क्या उसके बाद ऑर्बिटल और खाली है? हाँ, पी ऑर्बिटल का पी उपकोष और खाली है तो उसमें भी भरिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्या और खाली है उसी पी उपकोष का? तो हाँ खाली है, उसमें भी भरिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने पहले एक एक करके भर दिया। अगर चौथा रहता तो इसमें आता, वो 5वां इसमें आता, 6वां इसमें आता। शुरू से ही हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ये बिल्कुल सही है। ऐसा तरीका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए और एक एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पर। चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है यहाँ पर 8। चलिए ऑक्सीजन में क्या होगा, ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे आप ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p4, ऐसा आप करेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन अब आपको क्या करना है, 1s है तो आप एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, 2s है तो फिर एक बॉक्स बनाएंगे, और 2p है तो यहाँ पर आप 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 सेक्शन करेंगे। ये px का है, ये py का है, ये pz का है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर 1s2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 है माने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल। लेकिन p का तो अलग से 3 सब सेल है ना, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप भर दिए, 1 2 3 4 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल गलत है। हुंड का नियम ऐसा नहीं कहता, ये गलत है। तो आपको यहीं पर क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, या आपको यहाँ पर कैसे भरना है। P4 है तो सबसे पहले आप यहाँ पर Px में 1 इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया लेकिन ऑर्बिटल भी बचे हैं, उसको यहाँ भरिए, फिर तीसरा को आप यहाँ भरिए। देखिए 4 में से पहले मैं 1 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, सारे शेष जब आने वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए खाली ऑर्बिटल ना मिले, देखो यहाँ पर अब खाली ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर एक भी, तब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है, 4 में से मैंने 3 भर दिया, जो शेष बचा है उसके लिए खाली ऑर्बिटल नहीं है। अब मैं युग्मन करूँगा, जोड़ी, यहाँ पर चौथा जोड़ी कर दिया, 5वां रहता वो यहाँ आता, 6वां यहाँ आता। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, इस तरह से बनानी है आपको। तो ये हो गया आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस तरह से इंपॉर्टेंट सिद्धांत, इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको लेकर के बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आपको नए नए सवालों का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको और भी IMP वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल सके जो परीक्षा में आने लायक हो। थैंक यू सो मच। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या किसको कहेंगे, अब आपको हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर के बारे में। हम आपको सबसे पहले परिभाषा बता दें, परिभाषा के बाद हम आपको इसके चारों प्रकार को उदाहरण से ही समझाएंगे, तब आपको विस्तार से समझ आएगा। क्वांटम नंबर बहुत IMP है, अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होते रहती है। हम आपको एकदम डिटेल में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर है, उसकी ऊर्जा कितनी है, उपकोष कितनी है, चक्रण की दिशा की कौन सी है उस इलेक्ट्रॉन का, कौन सी ऊर्जा स्तर में निहित है, उसके उपकोष का विन्यास कैसा है, आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली जो संख्या पद्धति पढ़ेंगे हम लोग, उसको कहेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। और यह होती है 4 प्रकार का। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, n से दर्शाएंगे यहाँ पर। n का मतलब है मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा की क्रम संख्या, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम L से दर्शाएंगे, ये उसके उपकोष को बताएगा। तीसरा होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M से दर्शाएंगे, ये उसकी विन्यास को बताएगा किसी भी उपकोष का। और चौथा होती है चक्रण क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की घूर्णन की दिशा को बताएगा। तो कैसे बताएगा, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्वांटम संख्या का पूरा
विस्तार उसके न्यूमेरिकल सवाल, हर गणितीय सवाल का न्यूमेरिकल सवाल का वीडियो हम आपको दे सकें। पहले आप लोग इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से, पूरा विस्तार से इसके हर पार्ट को, हर एग्जाम्पल को, हर गणितीय सवाल को हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्वांटम संख्या का नेक्स्ट बिल्कुल विस्तार वाली वीडियो हम आपके मोबाइल में सबसे पहले भेज सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके विस्तार बताते हैं। थैंक यू जी।